अब हम लोग का अगला टॉपिक है अधातु। ठीक, अधातु को इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मेटल। तो धातु का उल्टा होता है। ठीक, जैसे धातु वाला अगर याद है तो अधातु याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे धातु में क्या पढ़े थे कि वो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। धातु की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक ना। अधातु किसे कहेंगे तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मैंने अपनी ओर खींच के ऋणायन बनाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं अधातु। यानी कि अधातु किसे कहेंगे तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। तो जितना भी गैस होगा ना सभी गैसें अधातु होती है। ठीक, तब सभी गैस माने जो तत्व के रूप में रहता है। आपका बोलेंगे CO2 गैस, वो तत्व थोड़ी तो यौगिक हो गया। जैसे हाइड्रोजन गैस जिसको H2 लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार, हीलियम गैस He होता है, ऑक्सीजन गैस O2 होता है। ठीक ना। और भी होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है गैस है। नाइट्रोजन भी क्या होता है जी गैस होता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है से अधातु का है। इसके अलावा और भी हो सकता है जैसे फास्फोरस, P से फास्फोरस, S से सल्फर, C से कार्बन, ETC कर देते हैं। तो यहाँ से याद कर लेना कि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन ये सब जो है से अधातु है। ठीक ना। कार्बन एक प्रकार क्या है अधातु है। कार्बन में ऐसा कभी कभी देखा गया है कि धातु का भी गुण आ जाता है और अधातु का भी, तो उसके अनुसार तो उपधातु होना चाहिए, लेकिन नहीं, कार्बन एक अधात्विक तत्व है, कार्बन एक अधातु है। ठीक, आगे कार्बन चैप्टर में बताएंगे। ठीक ना। लेकिन इसमें धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण पाया जाता है, जिसके चलते कार्बन को अर्धचालक में यूज किया जाता है। कच्चे में अर्धचालक में जैसे तीन चीज़ होता है, एक होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक माने करंट एकदम आसानी से तुरंत प्रवाहित हो जाएगा, कुचालक माने कि एकदम प्रवाहित नहीं होगा, और अर्धचालक अर्थ होता है कि तनी तनी, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होगा। तो वही है। अब देखो, अब अगला टॉपिक हम लोग का है, यहाँ देखना, अधातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखना, धातुओं का जो भौतिक गुण होता ना है उसका ठीक विपरीत माने उल्टा। जैसे देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझना। अधातुएं क्या होती है कोमल। जैसे धातु ठोस तो अधातुएं कोमल, लेकिन जो धातु था से केवल ठोस अवस्था में, लेकिन अधातु ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। अब क्या कैसे, तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ये सब गैस है। ब्रोमीन एक होता है, यहाँ लिख देते हैं ब्रोमीन, Br2 लिख सकते हैं। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन होता है कि कौन ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाएगा, तो ब्रोमीन। अरे समझ में आ रहा है। अच्छा, ठोस के रूप में फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सब ठोस के रूप में। तो जो अधातु जो होता है इसे ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस, लेकिन ऐसा कहा गया कि कोमल होता है, माने मुलायम टाइप का होता है। ठीक, अब सुनो। दूसरा कि अधातु आघात वर्ध तथा तन्य नहीं होता है, माने इसे चादर या तार नहीं बना सकते हैं। जैसे अधातु में लकड़ी ले सकते हैं, जैसे तभी तत्व के रूप में नहीं लिखा, इसे भी हो सकता है अधातु में। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है अधातु में आ जाएगा। तो ये सब तार बना सकते हैं, चादर बना सकते, नहीं बना सकते, समझो नहीं है। हाँ, एक और बात है कि भंगुर हो सकता है। अधातु क्या होता है भंगुर। भंगुर का अर्थ है कि उसको हथौड़ी से पीटे उठेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कोयला का पीटो टूट जाता है, लकड़ी उकड़ो का पीट देगा, टूट जाएगा। ठीक, इसी को भंगुर कहते हैं। तीसरा है कि गलनांक कम क्वथनांक क्या होता है कम होता है। जैसे धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन धातु के अपेक्षा अधातु का कम यानी निम्न होता है। तो गलनांक क्वथनांक कम तो घनत्व भी कम, साथ साथ चलता है। ठीक, फिर कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, लेकिन अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट एक अधातु के, जैसे ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, आप प्रूफ भी आगे बताएंगे। ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है। आपको कहे कि ग्रेफाइट का संकेत क्या हो गया, तो C। अब ऐसे ना कि ग्रेफाइट को इंग्लिश में ग्रेफाइट कहेंगे और संकेत G से ग्रेफाइट, वैसे नहीं। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, माने कि ग्रेफाइट में मुख्य रूप से कार्बन है, माने ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ग्रेफाइट का संकेत क्या होता है C होता है। तो कोई पूछे कि ग्रेफाइट का संकेत क्या होगा, तो C। धातु है कि अधातु है, तो ये अधातु है। ठीक, तो अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट जो है सब विद्युत का कार्य हो जाता है, सुचालक हो जाता है। ग्रेफाइट क्या चीज़ में पाया जाता है, पेंसिल में। पेंसिल देखा होगा, तो पेंसिल में जो काला काला होता है जिसे लिखते हैं, काला काला दिखाता है, वो जो रहता है से ग्रेफाइट का रहता है, उसमें करंट पास हो सकता है। ठीक ना, इसीलिए जब छोटा बच्चा रहे, ठीक ना, तो छोटा बच्चा को पेंसिल देगा ना, तो एक दिन तो छीलर रहबे करता है, वो क्या करेगा कि दोनों दिन छिलवा लेगा, इधर तो नहीं छील दीजिए, तो दोनों दिन छिलवा लेगा, तो दोनों दिन नहीं छीलना चाहिए। इसलिए ना कि दोनों दिन छील दिया, मान लो कि अगल बगल बोर्ड उठा तो में घुसाएगा, अब लड़का है पता चलेगा, तो घुसाया तो आ गया बहरी करंट, मार देगा करंट। तो इसीलिए लड़कन के जब पेंसिल ने तो एक दिन छील के देंगे, दोनों दिन छिल रहा था बोर्ड में घुसा दिया तो मार देगा उसको लाइन। समझ में आ रहा। अब
अगला है कि पढ़े थे हम लोग कि धातु में चमक होता है, एक विशेष प्रकार के चमक होता है जिसको धातु ही चमक कहते हैं, लेकिन अधातु में कोई चमक वैसा नहीं होता है। लेकिन अपवाद में यहाँ पर भी है ग्रेफाइट, यही बोला ग्रेफाइट। और एक और चीज़ है आयोडीन। नमक में आयोडीन रहता है, ये बात है ठीक ना। नमक में आयोडीन रहता है KI के रूप में, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, ठीक। नमक तो फार्मूला NaCl हो गया, लेकिन उसमें अलग से आयोडीन युक्त नमक उसको बनाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाकर। तो कहेगा कि नमक में आयोडीन किस रूप में रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड KI के रूप में रहता है। और नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, ठीक ना। तो अधातुओं में चमक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट और एक आयोडीन अधातु ही है। आयोडीन क्या है जी, अधातु है। यहाँ भी आयोडीन को लिख सकते हैं I2, क्या लिख सकते हैं I2। आयोडीन भी अधातु है, लेकिन हाँ इसमें चमक पाया जाता है। तो अधातुओं का भौतिक गुण यही है, यानी कि धातु के भौतिक गुण को उलट देंगे तो अधातु के भौतिक गुण आराम से याद कर सकते हैं, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग का है अधातुओं का रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ संयोग। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग कहो या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, बात एक है, ठीक ना। तो देखो अगर हम अधातु में यहाँ कार्बन लें तो कोई दिक्कत है, बताए थे कार्बन एक अधातु है, ठीक। तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, अरे है ना बनेगा। तो कार्बन यहाँ हो गया अधातु, और इसका ऑक्सीजन के साथ संयोग करें माने इससे अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा कार्बन का ऑक्साइड माने कि CO2। तो कार्बन यहाँ अधातु था तो काची अधातु के ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो अधातु का ऑक्साइड होता है इससे अम्लीय प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है। अब बात है कि क्यों, तो इसलिए ना पुनः ये जो CO2 है इसको अगर जल में डालेंगे तो एसिड यानी अम्ल का निर्माण करता है, और उस अम्ल का नाम है H2CO3, माने सूत्र हो जाएगा H2CO3। और इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मीन्स अम्ल। तो देखो कार्बन अधातु है, जब अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो अधातु का ही ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। और ये जो ऑक्साइड है से किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का, याद रहेगा। अ से याद रखना अधातु और अ से अम्लीय, माने अधातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अम्लीय। इससे पहले पढ़े थे कि धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय, ठीक। तो यह धातु कार्बन था, ऑक्सीजन से बन गया धातु का ऑक्साइड। तो क्या कि CO2 किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय, याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि CO2 का प्रकृति क्या है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो अम्लीय आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात है कि क्यों, क्योंकि जब CO2 को पुनः जल में डालेंगे ना तो एसिड का निर्माण कर देता है। देखो जब CO2 को जल में डालेंगे तो कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, जिसके चलते इसका प्रकृति क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल कार्बन के जगह ले लेते हैं सल्फर। सल्फर भी बताए थे एक अधातु है, ठीक। तो सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो बनेगा SO2, सल्फर का ऑक्साइड। और ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि अधातु का ऑक्साइड है तो अम्लीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। क्यों अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो ये जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है अधातु का, इसको पुनः जल में डालेंगे तो एक एसिड का निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ SO2 को जल में डालेंगे ना तो बनता है H2SO4 ना H2SO3 बनेगा, ठीक। अगर यहाँ SO3 रहता सल्फर ट्राईऑक्साइड, जल में डालते तो बनता है यहाँ H2SO4, लेकिन यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो जल में डालेंगे तो बनेगा H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड माने क्या हो जाएगा, अम्ल। हिंदी में भी वही लिख सकते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक ना। तो इतना याद रहेगा। अगला टॉपिक हम लोग का है उदासीन ऑक्साइड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बात है कि उदासीन ऑक्साइड किसे कहेंगे, ठीक। तो वैसा ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय, उसी को बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड, यानी कि न्यूट्रल होगा। अब दो चार को इसमें एग्जाम्पल है, उसी को ध्यान में रखना है, ठीक ना। जैसे एक होता है N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O किसका फार्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, ठीक। जल भी जो है ना H2O, जल भी उदासीन ऑक्साइड ही होता है, इसका भी कोई मतलब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक ना। इसके अलावा और होता है एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे एक होता है NO,
ठीक ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं ना, तो इसका एक बढ़िया नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल ना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जल H2O और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये सब जो ऑक्साइड होता है से उदासीन ऑक्साइड होता है, माने कि न ये अम्लीय प्रकृति का होता है और न क्षारीय प्रकृति के। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन याद कर लेंगे कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O सबको याद है। जैसे देखो यहाँ ट्रिक्स इसको बता रहे हैं, ट्रिक से बता रहे हैं कि इसका लाफिंग गैस, लाफिंग इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ हंसाने वाली गैस। इसको सूंघेंगे ना तो अपने आप हंसे लगेंगे, ठीक। तो देखो कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है, देखना NO2 N2O2 N2O NO, एक और ऑप्शन ई में दे देते हैं नॉट, नॉट माने कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लाफिंग गैस है, तो देखो अगर कमजोड़ा याद रहेगा तो पता नहीं चलेगा कौन है, ये वाला है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें सही आंसर कौन होगा, N2O, एक रासायनिक नाम के अनुसार बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। देखो अब याद कैसे करेंगे, जैसे देखना ध्यान से यहाँ पर, ये कोई लड़का है जी, ठीक ना, ठीक। तो क्या हुआ कि किधरों से लाफिंग गैस सूंघ लिया, अरे सूंघ लिया, तो जैसे ही लाफिंग गैस सूंघेगा तो हंसबे करेगा, ठीक ना। तो क्या हुआ कि इसको हंसे हंसे एगो आँख गिर गया, जैसे ही लड़का कन्हू से लाफिंग गैस सूंघ लिया और सूंघे से इसको एगो आँख गिर गया, मतलब कहानी है ना। तो अब बात है कि आँख गिर गया, तो पहले तो नहीं स्मार्ट लग रहा था, अब तो है ना उतना बढ़िया नहीं लग रहा था। हमने क्या किया कि ABCD में से एगो अक्षर उठा लिए N और एक आँखिया की जगह लगा दिए, तो तनी मानी तो पहले का अपेक्षा ठीक ठाक लग रहा है। तो देखना ये N हो गया, नकिया दू जैसा है और वो तो बन गया यहाँ देखो। तो लाफिंग गैस के सूत्र क्या होता है, N2O, इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो ध्यान में रहेगा। दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखो अधातु में ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक, इसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ। तो बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो HCl, हाइड्रोजन का क्लोराइड माने अधातु का क्लोराइड, यहाँ 2 से गुना कर देंगे संतुलित हो जाएगा। फास्फोरस, तो फास्फोरस का अनुशोध होता है P4, ठीक। तो फास्फोरस क्या हो गया, अधातु हो गया, यहाँ हो गया Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो अधातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया तो फास्फोरस का ट्राई क्लोराइड बनता है PCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक ना। तो देखो अधातु का क्लोराइड बन गया, अधातु का क्लोराइड, इसको संतुलित कर दो, यहाँ फास्फोरस 4 होते हैं, यहाँ 4 से गुना करल जाए तो 4 को फास्फोरस हो गया, लेकिन चरतिया 12 को क्लोरीन, तो फिर यहाँ कैसे 6 से। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अधातु का क्लोराइड बनाता है। वैसे अब है कि अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो अधातु का लेते हैं फास्फोरस, फास्फोरस का अनुशोध होता है P4, ठीक। जैसे देखो फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो बनाया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड माने अधातु का क्लोराइड। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना है तो यहाँ बन जाएगा अधातु का हाइड्राइड, यहाँ बनता है PH3, क्या बनेगा PH3, फॉस्फिन गैस बन जाएगा जब फास्फोरस को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब वो अलग बात है कि फिर संतुलित कर दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा एक और फेमस एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर अधातु में ले लें नाइट्रोजन, ठीक ना, और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बन जाता है NH3, क्या बनेगा, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। यहाँ एक उत्प्रेरक रहता है लोहा का चूर्ण, बताया था कि उत्प्रेरक को तीर चिन्ह के ऊपर या तीर चिन्ह के नीचे लिखा जाता है। तो उत्प्रेरक रहता है, तो अभी जरूरी नहीं, अभी खाली हम देख रहे हैं कि अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो अधातु का हाइड्राइड बनेगा, अधातु का हाइड्राइड बनेगा। अब आते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, नो रिएक्शन, ठीक। जल के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया न के बराबर करती है, ठीक। तो यहाँ से अधातु का रासायनिक गुण खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपधातु।